पढ़ने चल रहे हैं। बैटल ऑफ चौसा, चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध। इसमें बिहार के शासक उस समय थे, बहरसाल लोहानी की मृत्यु हो गई थी और उनके पुत्र थे जलाल खान, जो उस समय गद्दी पर बैठे थे। इनके गुरु थे शेरशाह सूरी और संरक्षक भी थे। तो यानी कि इसमें संयुक्त सेना पूरी होगी चुनारगढ़ की, शेरशाह सूरी की, और साथ में इनके साथ होंगे जलाल खान की बिहार की सेना। 26 जून 1539 चौसा बिहार में ये युद्ध लड़ा गया, गंगा नदी के तट पर। डेट सहित इंपॉर्टेंट है। इस युद्ध, अच्छा अभी वर्तमान में चौसा बक्सर में है, बिहार के, ठीक है। इधर क्या था कि ये पहले गंगा नदी के उत्तरी तट से चल रहे थे, या कह सकते हैं गंगा नदी के बाएं तट से होकर के क्रॉस करके गुजर रहे थे। गंगा नदी है। तो जब ये चौसा पहुंचे तो वहां पर वो तुलुगमा लगा के बैठा था पीछे। शेरशाह सूरी और लुहानी की फौज, मतलब कि जलाल खान ने तुलुगमा लगा रखा था पहाड़ के पीछे, और ये सड़क से जा रहे थे, है ना। इनको इनकी जो गुप्तचर विभाग ने है बताया, है ना, कि तुलुगमा लगा रखे हैं। तो इन्होंने अपना जहां पर बंकर लगा रखा था, ये लोग तुलुगमा लगा रखे, सोचे थे कि रात में सीधे अटैक मारेंगे, खत्म कर देंगे, या फिर ये आगे आएंगे तब इन्हें खत्म कर देंगे। लेकिन इसको पहले ही पता चल गया, तो ये गंगा नदी के दाएं तट पर आ गया, भाग आया। ये सब जो है इधर से चले आए, इधर से यात्रा करने लगे, और आगे जाकर के अपना बंकर लगा लिए। इधर इनकी सेना खड़ी हुई थी, इधर इनकी सेना खड़ी हुई थी। अब यहाँ पर क्या था कि ये दोनों लोग एक रणनीति खेल रहे थे, एक ही जगह सीखे हुए थे बाबर से। तो दोनों लोग अपना तुलुगमा खेल रहे थे। तुलुगमा खेलने का मतलब यह था कि इधर इधर थी, क्या कहते हैं, मुगल फौज, उधर सूरी की। इनका कॉन्सेप्ट ये था कि अगर ये गंगा पार करके ये आए हमारे ऊपर अटैक करने, है ना, तो जब ये नदी पार कर रहे होंगे तो हम इनको जो है बड़ी आसानी से तीरों से मार देंगे। क्योंकि जब कोई तैर रहा होगा पानी नदी पार करने के लिए, तो फिर तीरों से उसे मारा जा सकता है बड़ी आसानी से। इकट्ठे ढेर सारी तीर छोड़ो, मर जाएंगे। और वो भी इसी चक्कर में था कि जब ये नदी पार करके इधर को आएगा तो मारेंगे। यहीं पर खड़े होकर के एक दूसरे को गालियां दे रहे थे, तुम्हारी दम हो तो आ जाओ, आता क्यों नहीं है, वहां खड़ा है, वहां से वहां तक चला आया है, दिल्ली से यहाँ तक, अब क्या हो गया। तो एक दूसरे को यहीं पर इधर खड़े होकर के एक दूसरे को उकसा रहे थे, है ना, ललकार रहे थे, और युद्ध ही नहीं हो रहा था।
इनकी जो सेना थी वो पहुंच गई थी अप्रैल में ही, सोचो। लेकिन युद्ध नहीं किया, वेट करते रहे। और इंटेंशनली वेट करवा रहा था शेरशाह सूरी, क्योंकि उसे पता था कि ये जो बायां तट है, सॉरी दायां तट है, ये तो बायां तट, ये है दायां तट जो है नदी का, ये स्लोपी है, इधर ढाल है और उधर बाढ़ आती है। और जून में मानसून आने के बाद में तेज बाढ़ आएगी, तो अपने आप ही इनकी सेना बह जाएगी। तो वो इस दिमाग में था, और उसकी प्लानिंग सफल हुई। उसकी विजय का कारण भी यही था। तो आ गया मानसून, और उधर गंगा में आ जाती बाढ़, ग्लेशियर भी मेल्ट होता है, काफी बाढ़ आ जाती है। पूरा का ये एरिया कवर करके नदी बहने लगी। इनकी आधी सेना, आधी से ज्यादा सेना तो बह गई। और राशन पानी जो इनका था वो भी बह गया, खाने पीने की व्यवस्था सब खत्म हो गई। अब जो सरवाइव करके वहां से और पीछे आकर के जंगल के पास कुछ लोग खड़े हुए, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अब लौट चले। हुमायूं ने कहा नहीं लौटेंगे, मर जाएंगे लेकिन हम वापस नहीं जाएंगे, हम मुगल हैं, मुगल है ना, आक्रमण। अब उन्होंने, इसलिए कहते हैं ना, जोश में होश नहीं खोना चाहिए, है ना, भाग लो। इस तरह की सिचुएशन हो, बाद में प्लानिंग बना के आना, मारना पीटना। लेकिन ये आक्रमण, अब वो आक्रमण कर दिए तो ऐसे ही खत्म थी सेना। ऊपर से सेना का कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका था आधा, दहशत के मारे। और ऊपर से इनको पानी में कुदा दिया गया, पानी में एकदम उफान। काफी लोग तो पानी में तेज धारा में बहते चले जा रहे थे, दूसरी उधर से तीरों की बारिश में काफी लोग मारे गए। ये खुद तलवार लिए पानी में कूदा जा रहा था, 30-40 लोग जबरदस्ती इसको पकड़ करके वहां से लेकर के किले में आए। ठीक, इसकी जान बच गई, नहीं तो ये भी वहीं मर जाता है। बुरी तरह से इनकी हार हुई चौसा के युद्ध में। तो वापस आने के बाद में बहुत खिसिया गया था। और इसने क्या किया कि जो शेर शाह सूरी का पुत्र था, जो कि गिरवी रखे थे अपने यहाँ, ताकि शेर शाह सूरी कोई गड़बड़ ना करे, तो इन्होंने खुद ही तरह से अनुबंध को ब्रीच किया था शेर शाह सूरी के ऊपर। हालांकि शेर शाह सूरी के ऊपर आक्रमण नहीं किया था, आक्रमण बिहार के ऊपर किया था, लेकिन इनको पता था ऑलरेडी कि मेरा युद्ध होगा शेर शाह सूरी से, क्योंकि जलाल खान का संरक्षक शेर शाह सूरी ही है। तो इन्होंने क्या किया, शेर खान के पुत्र को मार डाला। और ये बहुत बड़ी गलती इसने की। जब अपने पुत्र की मृत्यु की बात पता चली शेर शाह सूरी को, तो आग बबूला हो गया। उसने कहा कि ये आए थे मुंह उठा करके युद्ध करने, में नहीं गया था, है ना, मैंने तो कोई कॉन्ट्रैक्ट भी बीच नहीं किया, ये कैसे, अब इनको हम सबक सिखाएंगे। तो उसने अफगानियों को ऑर्गेनाइज किया, एक विशाल सेना, क्या कहते हैं, इकट्ठा किया, और आगे बढ़ गया, चढ़ाई कर दिया इनके ऊपर, कि मुगलों को ढूंढ के मारेंगे। यानी कि अगला नेक्स्ट जो युद्ध है उसका नाम है बैटल ऑफ कन्नौज, 17 मई 1540।
इसे बैटल ऑफ बिलग्राम भी कहते हैं, यानी बिलग्राम का युद्ध भी इसे कहा जाता है। इस युद्ध में वो आगे बढ़ता हुआ चला रहा था विशाल सेना लिए हुए, और इनका ये टारगेट प्लान था कि हम आगे बढ़ करके ही उन्हें डिफेंस करेंगे, अपनी टेरिटरी में ज्यादा नुकसान हो जाता है, इसलिए अपनी टेरिटरी में इन्हें रोकने से अच्छा है कि इनको पहले ही रोक लिया जाना चाहिए, उचित है। तो अब क्या होता है कि ये अपनी सेना को लेकर के आगे बढ़ते हैं, आगरा के आगे कन्नौज पहुंचते हैं, परफ्यूम सिटी। राम गंगा नदी आकर के गंगा नदी से यहाँ मिलती है। यहाँ पर इन्होंने अपने सभी भाइयों को जो है बुलाया था, लेकिन कामरान ने हुमायूं को हेल्प करने से मना कर दिया, जबकि कामरान को ही सबसे ज्यादा संपत्ति इन्होंने प्रदान किया था, सबसे अधिक जागीर भी दिया था, लेकिन कामरान ने इनको क्या कहते हैं सपोर्ट करने से मना कर दिया। लेकिन हिंडल इनके साथ बना रहा, उसने अपने भाई का साथ नहीं छोड़ा, जबकि सबसे कम जागीर उसको मिली थी। दोनों सेनाएं पहुंची कन्नौज, और इन्होंने अपना लंगर लगाया, लंगर का बंकर जिसे कहते बंकर, और इनके साथ फिर ये तोपें लेके गए थे। तोपों पर इनका बहुत कॉन्फिडेंस था, लेकिन इनके साथ फिर एक हादसा हो गया, फिर से इनके ऊपर ईश्वर ही कोप गए थे हमको लगता है, इसीलिए इनका सब काम बिगाड़ हो रहा था। बारिश हो गई खूब तगड़ी, और इनका जो गोला वाला ले गए थे सब हो गया सीज, मतलब अब काम ही नहीं करेगा। और जब इसका इस्तेमाल ये कर रहे थे दग ही नहीं रहा था, खुश। और उसका परिणाम ये हुआ कि इस युद्ध में बहुत बुरी तरह से पराजित हुए, और इस युद्ध में पराजित होने के बाद ये भाग गए यहाँ से, ठीक है, यहीं से ये भाग गए। बाद में किले को कब्जे में कर लेता है ना, शेर शाह सूरी जा करके आगरा पहुंचता है, आगरा के किले को अपने कब्जे में ले लेता है, और जितनी भी शाही महिलाएं थीं उनको क्या कहते हैं एक डोली में सजा करके, और राजा टोडरमल को कहता है कि मेरे रगों में आज भी क्या कहते हैं मुगलिया नमक बहता है, और मैं जो है जहाँ कहीं भी हो पता लगवा लो, है ना, और इनको पहुंचा दो वहां, हमको नहीं जानना है कहाँ है, भाग के गया है, लेकिन इन सब महिलाओं को जो है पहुंचा दो, क्या कहते हैं हुमायूं के पास जहाँ कहीं हो। तो राजा टोडरमल फिर इनकी बीवियों को पहुंचाए ईरान में, ये शरण लिए हुए थे, कहीं पहुंचाए होंगे हमको नहीं मालूम है, जहाँ पहुंचाए हों, है ना। ये यहाँ से भाग के चले गए थे ईरान। अब यहाँ पर द्वैधाभास है, कुछ लोग कहते हैं अमरकोट में हिंदू शासक के यहाँ इन्होंने शरण लिया था, कई जगहों पर यह बात चर्चा में है। तो कई लोग का कहना है कि ये जो है
इस युद्ध के बाद जो है वहाँ क्या नाम, शाह तहमस्प, शाह ईरान के शाह तहमस्प के यहाँ शरण लिया था। कुछ लोगों का कहना है कि पहले अमरकोट में शरण लिया था और फिर शाह तहमस्प के यहाँ इसने बाद में शरण लिया था। लेकिन जो भी हो, जो बात ज्यादा चर्चा में है वो अमरकोट वाली बात है। वहां पर अमरकोट की महारानी को इसने अपनी बहन बना लिया था, है ना। राखी की लाजवाज वाली कहानी सुना उना करके। और वहीं पर इनकी पत्नी हमीदा बानो बेगम से, जो कि हिंदाल के गुरु सियमीर की पुत्री थी। ये हिंदल के गुरु थे सियमीर, उनकी पुत्री थी हमीदा बानो बेगम, उनसे शादी हुई थी। तो हमीदा से और हुमायूं से अमरकोट के किले में एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, जिसका नाम पड़ा अकबर, जो अगला शासक भी बनेगा मुगल डायनेस्टी का आफ्टर डेथ ऑफ हुमायूं। अब 15 वर्षों तक बेचारे ऐसे ही कहीं बाहर अपनी जिंदगी काट रहे थे। और इधर इसने पूरा ताबड़तोड़ कांड किए। शेरशाह सूरी ने दीन दीन ए पनाह मास्क वगैरह को तुड़वा करके पूरा एरिया का नाम बदल दिया, सिटी का नाम शेरगढ़ कर दिया। आर्किटेक्चर में फेरबदल हुई, फारसू आर्किटेक्चर आया, अस्तनाल प्रकार की वास्तुकला अस्तित्व में आई, और ये सब चीजें, ये सब सिस्टम शुरू हुआ। अब यहीं से शुरू हो जाती है सूरी डायनेस्टी, सूरी वंश। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं शेरशाह सूरी। अभी इनको, हुमायूं को वहीं आराम से पड़े रहने दो। अकबर पैदा हो गए, उनको अपने बचपन की यादों में रहने दो, खेलते रहने दो। बाद में आएंगे वापस, बाद में ये फिर आएगा वापस हुमायूं। जब सूरी डायनेस्टी हम लोग खत्म करेंगे तब वापस आएगा। और फिर वापस आने के बाद में ये आते ही मर जाएगा, ठीक है, सीढ़ी से गिर करके। दीन पनाह में एक लाइब्रेरी बनवाए हुए थे, वहां ऊपर जो है किताब पढ़ते हुए सीढ़ी से उतर रहे थे। इसीलिए ये सब कलाकारी नहीं करना चाहिए, है ना। किताब पढ़ते हुए मोबाइल चला, मतलब कुछ लोग मोबाइल चलाते हुए सीढ़ी चढ़ते हैं उतरते हैं, कुछ लोग मोबाइल चलाते हुए कार चलाते हैं। तो ये सब हादसे की जड़ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा हुमायूं से सीख मिलती है ना। वो किताब पढ़ते हुए लाइब्रेरी से उतर रहे थे और थोड़ा सा पैर हो गया डिसमिस, दिखाई ना पड़ा, है ना। और वहीं से लुढ़कते लुढ़कते नीचे आए, सर में तेज चोट लग गई थी और राम नाम सत्य हो गया था इनका, है ना। तो ये सब बाद में देखेंगे मृत्यु के बारे में। अभी हम लोग शुरू करते हैं शेरशाह सूरी, सूरी राजवंश का पहला शासक एवं संस्थापक।
शेरशाह सूरी। इनका जो वास्तविक नाम था फरीद खान। ये बाबर का गुलाम था। और सुर जनजाति होती है। सूर एक जनजाति होती है, अफगान ट्राइब। बाद में अकबर के पास से कह रहा हूँ अकबर, बाबर, बाबर के पास से जो है ये बहर शाह लोहानी, जो कि बिहारी थे, है ना, बिहार के शासक थे, उनके बच्चे को पढ़ाने का काम दे दिया गया था इनको। ठीक। फिर उसके बाद काफी इनको अच्छा प्रमोशन होता चला गया, है ना। इनके पिताजी को जागीरें मिली काफी, इनको भी प्रमोशन मिला, सेनापति की रैंक तक पहुंच गए। इनको नाम किसने दिया था शेर खान की? बाहर खान लोधी। हाँ, शेर मार दिया था। बहर खान, बहर खान लोधी नहीं है, लोहानी। हाँ हाँ, लोहानी। लोहानी। इनको अपने साथ शिकार खेलने लेके जाता था, जहां पर इन्होंने शेर से जान बचाई थी, और इस कारण से इनको जो है नाम, टाइटल दे दिया शेरशाह। सूरी इनका जाति, तो शेरशाह सूरी हो गई है, नहीं तो शेर खान। टाइटल मिल गया। ये पूछा जाता किसने इनको टाइटल दिया था, बहर खान लोहानी ने दिया था। फिर क्या उसके बाद इनके जो पीछे वाला युद्ध था, बैटल ऑफ घाघरा, बैटल ऑफ घाघरा में इन्होंने सेना भेजा था केवल सपोर्ट में, खुद नहीं गए थे। लेकिन फिर हुमायूं ने चुनारगढ़ पर आक्रमण कर दिया, चुनार, और इनको संधि करनी पड़ी। इनका लड़का वहां पर गिरवी रख लिया गया, कुतुब खान। ये सब कहानी हम लोग सुन ही रहे हैं तब से। और फिर फाइनली बैटल ऑफ कन्नौज या बैटल ऑफ बिलग्राम में इनको विजय हासिल हुई, जिसमें कि हुमायूं छोड़ करके राजा भाग गए थे। ये तो उनकी पीछे की कहानी है। इनकी पत्नी का नाम था लट मल्लिका, जो विधवा थी, है ना। दहेज में इन्हें प्राप्त हुआ था चुनारगढ़। अब इनका हम देखते हैं प्रशासन कैसा था, उसको देखा जाए। कहानी तो हम लोग इनकी पूरी देख चुके, और इनकी कहानी ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता। युद्ध पूछ ले, युद्ध तो पूछे ही जाते हैं। पर्सनल लाइफ कुछ थी नहीं, गुलामों की पर्सनल लाइफ कुछ खास गिनी नहीं जाती शुरुआत में। बस गुलाम मतलब पर्सनल लाइफ खत्म, है कि नहीं। इसने ये प्रबंधन के लिए, कुशल प्रबंधन के लिए जाना जाता है, बहुत तगड़ा। इसने बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म किए जो आज तक हमारे देश में हैं, और देखते हैं क्या है। सबसे पहला काम इसने किया, प्रशासनिक निकायों का स्थापना। इसने पूरे साम्राज्य को 47 भागों में बांट दिया, पूरे किंगडम को। ऐसे 47 ब्लॉक्स, है ना, में बांट दिया। ये पूछा था कितने ब्लॉक्स थे, 47 ब्लॉक्स में। ये खुद पूछा गया है, 25 थे, 47 थे, कितना थे। इन 47 ब्लॉक्स को, यानी खंडों को, कहते थे सरकार।
अब आया सरकार। इन सरकारों को, यानी कि सबसे बड़ा क्या है कि साम्राज्य है ना, राज्य या साम्राज्य, सूरी साम्राज्य, ठीक है, इसको बांटा सरकारों में, सरकारों को बांटा परगना में। सर ये परगना बंगाल में अभी भी देखा जाता है। बंगाल के एड्रेसेस में परगना परगना खूब मिलता है। अच्छा। हम्म, यस सर, 24 परगना करके ज्यादातर वहाँ सुनने को मिलता है ऐसा। अच्छा। सरकार का हेड होता था गवर्नर, परगना का होता था सिकदार, परगना का हेड होता था सिकदार, मुंसिफ होते थे रेवेन्यू कलेक्टर, ठीक है, राजस्व वसूलक को कहते थे मुंसिफ, आमिर होते थे सिविल मामलों के न्यायाधीश, ठीक है, सिविल केसेस जो हैंडल करते थे उन्हें कहते थे आमिर, काजी या मीर ए अदल, वे होते थे क्रिमिनल केसेस, आपराधिक मामले। ये तलाक वलाक, विवाह, है ना, घरेलू मामले इसमें आते थे अन्य, और इसमें क्रिमिनल केसेस आते थे। अभी भी है ऐसा सिस्टम। जुडिशरी दो पार्ट में बटी है, सिविल के कोर्ट अलग होता है और क्रिमिनल कोर्ट अलग होता है। इनको पकड़ने के लिए, अपराधियों को ढूंढने, जांच पड़ताल करने, पकड़ के लाने के लिए, दंडित करने के लिए पुलिस चाहिए, तो पुलिस को कहते थे मुकद्दम। मुकद्दम, ये था इनका प्रशासनिक सिस्टम। फिर परगने जो है बटेंगे सूबों में, जिसका हेड होगा सूबेदार, है ना, और फिर हो जाएगा वो गांव में, ऐसे नीचे तक यूनिट आती। भारत का पहला रुपया किसने चलाया? रुपया शब्द, सिल्वर कॉइन होता था भाई, तब अमीर होता था देश हमारा। आज तो 1 रुपए का सिक्का भी छिला हुआ लगता है। जो लोग कुछ साल पहले क्या, जो हमारे जमाने के हैं, है ना, तो वो जो है उनको याद होगा कि कितना मोटा होता था 5 रुपए का सिक्का, है ना, बकायदा उसमें उभरा रहता था 5, एक मोटा रुपए का सा। सर बहुत बड़ा होता था, 1 रुपए का भी खूब बड़ा होता था, मोटा 1 रुपए का भी सिक्का बड़ा सा होता था, है ना। जी। पहले जितने की
जितना बड़ी अठन्नी होती थी उतना बड़ा अब 1 एक रुपया रुपया है। आता है। हम्म, हम्म, गरीबी है देश की। हम्म, सिल्वर कॉइन रुपया इसने जारी किया, ये शब्द आज तक चला आ रहा। ठीक है, रुपया। दूसरा चीज, इसने तांबे के सिक्कों का प्रचलन किया, जिन्हें कहा दाम, कॉपर कॉइन। दाम, ये और भी तरह के दाम, हाफ दाम, क्वार्टर दाम। दाम लगाओ भाई इसका। अगली बात, राजा टोडरमल से इसने एक महत्वपूर्ण कार्य करवाया, लैंड मेजरमेंट। है ना, टोडरमल खत्री थे, ये इन्हीं के शासनकाल में बड़ा फेमस हुए। शेरशाह सूरी के जो है समय में भी ये इन्होंने लैंड मेजरमेंट और इन सब चीजों पर काफी काम किया था। इन्होंने ऑलरेडी सिकंदरी गज की खोज किया था, लेकिन ये सिकंदर सूरी के नाम पर नहीं है, इसको ध्यान में रखना, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सिकंदर लोदी के द्वारा इंट्रोड्यूस कराया गया था, ये तब से है बुढ़ा, आगे भी अकबर के शासनकाल में भी रहेंगे, 9 रत्नों में से एक। इन्होंने क्या कहते हैं, सिकंदरी गज इंट्रोड्यूस किया था, जो भूमि मापन की एक पैमाइश थी, जो 39 इंचेस के बराबर होती थी। कितना? सिकंदरी गज, या गजे सिकंदरी भी कहते थे, 39 इंचेस की होती थी। अगला काम इसने किया बड़ा अच्छा, इसने जगह जगह पर सड़कों का निर्माण कराया, व्यापारिक मार्ग और पशु मार्ग भिन्न किए, क्योंकि इसके कारण से बड़े पैमाने पर पशु जब मार्ग पे चलने लगते थे तो व्यापारिक कार्य और सैन्य आवागमन बाधित होता था, इसलिए पशु मार्ग अलग होना चाहिए, जो जंगल को सीधे जाता हो अलग हो करके और पतला, और व्यापारिक मार्ग अलग होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट इसने पकड़ा, इस तरह से इसने निर्माण करवाया। सड़कों के दोनों तरफ छाएदार वृक्षों का निर्माण कराया, जगह जगह पर सरायों का निर्माण कराया, रैन बसेरा, जहां पर लोग रुके, खाने और ओढ़ने की उचित व्यवस्था, पानी के लिए जगह जगह कुओं की स्थापना करवाई गई। अब पता नहीं ये बातें सही हैं गलत, है ना, क्योंकि अगर ये सब किया गया तो एक को सराय रास्ते में क्यों नहीं दिखाई देती है। इसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो देखा जाता है वो है सड़क ए आजम का निर्माण, सड़क ए आजम, जिसे कि अंग्रेजों ने रीनेम कर दिया इसका ग्रांड ट्रंक रोड, जीटी रोड। आज तक इसको कहा जाता ना जीटी रोड, जीटी रोड। ऑकलैंड ने किया था पाकिस्तान में भी है ये जीटी रोड, इतनी बड़ी है, इंडिया पाकिस्तान दोनों में है जीटी रोड। हाँ, ऑकलैंड ने इसका नाम बदला था सर, लॉर्ड ऑकलैंड ने। लॉर्ड ऑकलैंड ने इसका नाम चेंज किया था। हाँ बिल्कुल सही बात है, लॉर्ड ऑकलैंड ने 1839 में।
हम्म, इसका नाम बदल करके जीटी रोड कर दिया था। हालांकि अगर सही बताएं तो इन्होंने नहीं बनवाया था। इसका दूसरा नाम भी है सड़क ए आजम का बादशाही सड़क। बादशाही सड़क इसको बनवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले। इन्होंने केवल उसका मेंटेनेंस समझ लो करवाया फिर से। मौर्य काल में ये बनी थी। इसका जो पश्चिमी सिरा है अफगानिस्तान के काबुल, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, यानी काबुल से ये कॉक्स बाजार कोस्टल टाउन है बांग्लादेश तक जाती है। ठीक है, काबुल से कॉक्स बाजार तक ये जाती। बहुत सारी सिटीज इसमें आती हैं। हरियाणा और हरियाणा से होकर के आती, आगरा, इलाहाबाद, है ना, वाराणसी, पटना, बिहार भी होकर के जाती है, अमृतसर से भी जाती है। नेशनल हाईवे 2। तब ये कहलाती थी उत्तर पथा। सड़क आजम मौर्य युग में कहलाती थी उत्तर पथा, उत्तरी मार्ग, उत्तर पथा। कई बार ये बनाई गई है, तब जाकर के ऐसे इसका जो है अंग्रेजों ने भी इसका पुनर्निर्माण करवाया था, फिर से बनवाया था। सड़क आजम का इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता। अच्छा, ग्रांड ट्रंक रोड जो अंग्रेजों ने कंस्ट्रक्ट किया था वो कलकत्ता से पेशावर तक जाती थी। जब ये बनी जीटी रोड तब ये कलकत्ता से पेशावर पाकिस्तान तक जाती थी। शुरुआती दौर में सड़क कहां से कहां तक बनी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आगरा से सासाराम, आगरा जहां पर अभी है और इसका घर जहां सासाराम पर है, बिहार में। बिहार होम टाउन। सासाराम में इसके बाप को जागीर मिली थी लोहानी से। जहाँ मकबरा बन जाएगा इनका। हाँ, तो ये जो है कनेक्ट करता था शुरुआत में, बाद में इसे एक्सटेंड कर दिया मुल्तान, इधर मुल्तान तक और इधर सोनार गांव, बांग्लादेश में है, सोनार गांव तक एक्सटेंड कर दिया। फिर एक थे क्या कहते हैं वो, क्या नाम उनका,
दुर्रानी, ठीक है, महमूद शाह दुर्रानी, ठीक है, उसने फिर इसको और बढ़ा दिया, महमूद शाह दुर्रानी ने, दुर्रानी राजा। इसको खींच दिया, क्या कहते हैं, उधर काबुल और इधर क्या कहते हैं, कॉक्स बाजार तक। ये इनका इसका जो है डेवलपमेंट का इतिहास रहा। इससे ज़्यादा और इसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं। बहुत बनवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने शुरुआती समय सर लास्ट लाइन क्या बोली सर, सुन नहीं पाया जरा। में। लास्ट लाइन बोला कि इसको बनवाया है चंद्रगुप्त मौर्य ने शुरुआती जी समय में, ठीक है, जो जी। सूसा से सरदिस को कनेक्ट करती थी एकदम शुरू शुरू में, ठीक है, एकदम शुरू शुरू में ये सूसा दूसरा से- से सरदिस को कनेक्ट करती थी मौर्यन पीरियड में जब ये बना था, ठीक है। ईरान में है सूसा, बहुत इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट था, क्या कहते हैं, बैक्टीरिया के लिए। सर्दिस कहाँ था सर ये? टर्की, और फिर उसको और बढ़ा दिया था उन्होंने। अरे बहुत बार इसमें डेवलपमेंट हुआ है। शुरुआती दौर में बस सूसा से सर्दिस बनी थी, विदेशी व्यापार को बढ़ाने के लिए इसका निर्माण किया गया था। एक सर क्वेश्चन अगर ऐसे बना था, सड़क ए आजम किन शहरों को जोड़ती थी, ठीक है। ये प्रश्न हालांकि थोड़ा गलत था, ये इसको ऐसे लिखना चाहिए था कि क्या कहते हैं, शुरुआत में किन शहरों को जोड़ती थी। ऑप्शन ए आगरा को दिल्ली से, ऑप्शन बी आगरा को काबुल से, आगरा को सासाराम से, सासाराम को देवगिरी से। तो इसमें सही क्या हो जाएगा, आगरा को सासाराम से। सर अगर उसमें ये भी ऑप्शन दे दे कि सूसा को सर्दिस से जोड़ती थी, फिर कौन सा सही होगा? तो उसका नाम उत्तर पथ होगा, ना कि सड़क आजम। हम्म, पहले नाम पर पता था। हम्म। इसका रिकंस्ट्रक्शन किसने करा, दुरानी, ठीक है, इनको भी याद रखना। आकलैंड को भी याद रखना, जिसने नाम बदला था, फिर से सड़क का निर्माण करवाया था इसने। बड़ा सरल सरल क्वेश्चन पूछ लेते कभी, सड़क आजम का दूसरा नाम क्या है, ये सब प्राचीन नाम क्या था, ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। पेशावर से सुनार गांव तक बढ़ाई गई थी, ये सब भी ध्यान रखना दिमाग में, जो बताया गया वो क्वेश्चन घुमा फिरा कर ये पूछ लेता है। अगला देखते हैं कि इसने टैक्स वैक्स के लिए क्या सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। इसने पट्टा सिस्टम शुरू किया, जो आज भी चलता है। पट्टा, पट्टा सिस्टम क्या है कि अभी तक जमींदारी सिस्टम जो था उसमें यह था कि कभी भी उसको किसी को हटाया जा सकता था, और कभी भी उसकी जमीन किसी दूसरे को दी जा सकती थी, दूसरा कोई जमींदार हो जाएगा। तो एक तरह से ये अस्थाई बंदोबस्त था। इसमें नुकसान क्या था, नुकसान ये था कि लोग खेती, जितना
खींच पाए उतना खींच करने की कोशिश करते थे कि जितना खेत का शोषण हो सके उतना उसकी मिट्टी निचोड़ लो। खेत के फर्टिलिटी पर कोई ध्यान नहीं देता था, उसकी मरम्मत पर कोई ध्यान नहीं देता था, क्योंकि उनको ये पता होता था आज ये मेरी है, कल हमारी नहीं होगी, कल दूसरे की होगी, तो हम काहे इस पे ध्यान दें। तो इसने पट्टा सिस्टम चलाया जो हेरिडेटरी कर दिया, वंशानुगत कर दिया कि अब जमींदार का बेटा जमींदार होगा, भूस्वामी का बेटा भूस्वामी। ये था पट्टा देना, रिटन पेपर पर रिवेन्यू कितना तुमसे कलेक्ट किया जाएगा, है ना, और कितना एरिया है, और कौन सी फसल अगर उगाई गई। ये नहीं कि जो है धान का रेवेन्यू लिखा है अरहर उगा रहे हो। पूरा इसने क्या कहते हैं सिस्टम जारी किया था कि कौन सी फसल कितने एरिया में उगाई जाने पर कितना टैक्स देना है, ये फिक्स कर दिया और सबको अलॉट कर दिया। इससे ये वाली दिक्कत खत्म हो जाएगी, लैंड फर्टिलिटी की प्रॉब्लम, मेंटेनेंस की समस्या, क्योंकि उनको ये रहेगा कि हाँ ये मेरी जमीन है। लेकिन इसमें जो किसान थे अब वो हमेशा के लिए टेनेंट बन के रह गए और वो मोहताज हो गए, पूरा जमींदारों के अधीन हो गए। जमींदार जितना चाहे उतना उनका शोषण करे, ये इसकी कमियां भी थी, भीख मांगने वाली स्थिति उनकी बन गई। इसने केंद्रीकरण किया था, सेंट्रलाइज सिस्टम, जितना भी टैक्स होगा सीधे केंद्र सरकार को जमा होगा खजाने में सीधे। इससे क्या है कि बिचौलिए अधिकारी जो होते हैं उनके द्वारा जो घूसखोरी और भ्रष्टाचार किया जाता था उससे बचत होगी। यहाँ पर जागीर सिस्टम खत्म हो गई है, पट्टा सिस्टम आ गया है ना। जागीरदारी जिसमें बोली लगती थी, कहते थे हम इतना टैक्स देंगे, तुमको लिख हाँ ठीक है तुम 2 साल के लिए जागीरदार बने। और पट्टा सिस्टम काम करता था कुबूलियत, इसलिए इसे कुबूलियत नामा भी कहते हैं। कुबूलियत, कुबूलियत क्या था, डीड, एक तरह से एग्रीमेंट जो साइन होता था कि हम इतना पे करेंगे, कुबूलियत। कुबूलियत मतलब होता कबूल करना, हाँ ठीक है हम इतना टैक्स देंगे। किसानों और सरकार के बीच की ये क्या हो गई है, डीड। इसमें सर्वे चार्ज फिक्स किया गया, ठीक है, 2.5%। लैंड सर्वे, जिसे कहा जाता था जरीमाना। जरीमाना भाई, पैमाइश होगी फिर से लैंड रेवेन्यू की, भूमि की नपाई, तो उसमें खर्चा आएगा, तो कौन देगा, तुम ही दोगे। उसको कर दिया गया 2.5%। सर्वे चार्ज, और जो कलेक्शन चार्ज था उसे 5% फिक्स कर दिया गया। वसूली कितना था, 5%। इसे कहा जाता था मुहसीलन।
मुहासिलन कहा जाता था इसे। ये थे तेर शाह सूरी के कारनामे, है ना, मतलब कि सुधार उधार तो देखने में तो काफी अच्छा लगता है इसका सुधार। बड़ा कठोर न्याय व्यवस्था थी, घटतौली करने वालों का मांस निकलवा लेता था शरीर से, कोई गड़बड़ माप तौल नहीं कर सकता था। सड़क व्यवस्था को इसने एकदम मजबूत बना करके रखा था। अब देखते हैं कि क्या ये लड़ाका कैसा है। लड़ाका क्या कैसा है देख तो चुके ही 2 बार, कैसे मारा है। दिमाग का भी इस्तेमाल करता था, ऐसा नहीं है। मालवा का युद्ध, बैटल ऑफ मालवा, मालवा का युद्ध। इसके थोड़ा बैकग्राउंड में चले जाते हैं हम लोग। अभी कौन था मालवा का शासक भाई हुमायूं के समय? बाद में तो आ गया था हुमायूं के कब्जे में। बहादुर शाह। इसका इतना कांड बताए थे। भागोड़ा नंबर 1 बहादुर शाह नाम, है ना, आंख का अंधा नाम नयन सुख। नाम रखे इनके पापा बहादुर शाह, ये भागते फिरे पूरी जिंदगी, अंत में उठा के समंदर में फेंक दिए गए। उन्होंने कुन्ना मारा, एक लात जाकर गिरे सागर में। तो इनकी मृत्यु के बाद यहाँ के अगले शासक जो है बने थे, जिनको रिकॉग्नाइज किया था हुमायूं ने कि ठीक है तुम बैठो, टैक्स देते रहना। कादिर शाह। मुगलिया मुहर इनके ऊपर थी और ये गद्दी पर बैठे हुए थे, और इधर मुगल डायनेस्टी का पतन हो चुका है। और अब ये जो है सूरी को पैसा देना बंद कर देता, क्योंकि उसकी डील हुई थी मुगलों से। तो इन्होंने उनसे कहा कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम कर कैसे देना बंद कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर होगा आक्रमण अगर तुम विद पेनाल्टी इसको नहीं भर दिए। तो इसने सोचा कि अब मार तो खाऊंगा मैं। तो इसने राजपूत राजाओं से हेल्प मांगी। ठीक है, भूपत राय एवं पूरनमल, ये राजपूत राजा थे। इन्होंने क्या कहते हैं, इनको कहा कि हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। लेकिन कुछ ही समय में पता चलता है कि भूपत राय की मृत्यु हो जाती है, तो केवल ये पूरनमल ही थे जो अंत में इनके सहायक बचे थे। पूरनमल। और इधर शेर शाह सूरी 1542 में इनके ऊपर आक्रमण कर देता है। 1542 में ये युद्ध होता है। और जब ये अटैक मारता है तो पूरनमल की सेना इनका सहयोग करने के लिए आ रही थी, लेकिन क्योंकि सीखे हुए हैं अपने गुरु से भागना, बहादुर शाह
भगोड़ा, तो ये भी नंबर 1 भगोड़ा। इसको एकदम कंफर्म था कि अब मारे जाएंगे, क्या फायदा, भाग लो, है ना। तो ये जो है किला विला छोड़ करके भाग गया पहले ही, बिना युद्ध किए। तो पूरनमल जो सहयोग करने के लिए सेना भेजे थे, वो अपनी सेना वापस कर ली। और यहाँ पर गवर्नर अपॉइंट कर देता है, फिर बड़ी आसानी से सीज करके किला पूरा, यहाँ पर गवर्नर अपॉइंट कर देता है नया। अरे सॉरी, आदि था नहीं, सुजात खान। सुजात खान को ये गवर्नर नियुक्त कर देता है। मालवा अब आ गया सूरी के अधीन। अब क्या था कि इसने कहा, पूरनमल तुम बहुत नाटक कर रहे थे, सिलहदी के राजा थे ये, पूरनमल के ऊपर अटैक मार दो, या फिर पूरनमल को कहो कि आकर के हमसे मिले। तो कल अपने भाई के साथ में गए मिलने के लिए। इन्होंने कहा, अरे हमसे हो गई गलती, ठीक है, उसने हमसे हेल्प मांगी थी, हम नहीं जानते थे, हो गया जो हो गया, हम आपको एम्परर मारने के लिए तैयार हैं कि हाँ आप महामहिम हो, ठीक है। तो शेरशाह सूरी ने कहा कि हाँ ठीक है, लेकिन हमको कुछ गिरवी चाहिए, है ना। और इन्होंने उसके भाई चतुर्भुज को ही गिरवी रख लिया। पूरनमल के भाई चतुर्भुज को गिरवी रख लिया, जैसे इसका बेटा गिरवी रखा गया था, वही टेक्निक ये सीखा था। इसीलिए तो कोई नाटक नहीं कर पा रहा था ये, इसका बेटा यहाँ था, तो उसको एक्सपीरियंस था। तो पूरनमल के भाई को इसने गिरवी रख लिया कि अगर तुम कुछ वहां किए तो यहाँ तुम्हारे भाई गर्दन उड़ा देंगे। लेकिन काफी क्या कहते हैं, इसमें केस हुआ था। कुछ मुस्लिम महिलाएं थी जिन्होंने आरोप लगाया था शेरशाह सूरी से कि पूरनमल हमारे साथ जो है मुस्लिम महिलाओं के साथ में ये दुर्व्यवहार करता था, है ना, ऐसा आरोप उनके ऊपर लगाया था। उलेमाओं से शेरशाह सूरी ने कहा कि ये जहाँ पर राज्य करता है वहाँ पर ये जो है मुस्लिम महिलाओं के साथ बलात्कार करता है ना, इसको क्या सजा मिलनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि इसको मृत्यु दंड मिलना चाहिए, इससे बढ़िया और कोई दंड नहीं, फतवा जारी कर दिया। और फिर इसने क्या कहते हैं, सेना भेज करके पूरनमल को बिना बात के, है ना, मुंडी उड़ा दी गई। अच्छा, इसके पहले ही पूरनमल ने अपनी पत्नी की मुंडी उड़ा दी थी, ये भी खास बात सुन लो। उसको ये पता था कि मैं मार डाला जाऊंगा, लेकिन उसके बाद मेरी बीवी है, उसके साथ ये लोग बुरा बर्ताव करेंगे, तो इसलिए उसने अपनी बीवी को ही मार डाला था। और इसने बाकी सभी राजपूतों को भी आदेश दिया कि सब लोग अपनी पत्नियों को मार डालो। तो लगभग 1000 के ऊपर राजपूतों ने अपनी अपनी पत्नियों को मार डाला, जो युद्ध में भाग ले रहे थे, जा रहे थे। तो ये इतिहास में, राजपूताना इतिहास में एक बहुत ही क्या कहते हैं खराब दृष्टि से देखी जाने वाली घटना है।
अगला युद्ध। बाद में फिर मारे ही जाते हैं सब, मरी जाते हैं सब, है ना। उनको पता ही था कि हम मर जाएंगे, इसीलिए उन्होंने उन सबको मार डाला। क्योंकि अगर जिंदा रहे तो इनकी हालत मौत से भी बदतर हो जाती है। मारवाड़ का युद्ध। बैटल ऑफ मारवाड़ 1543, अगले ही साल लड़ा गया ये युद्ध। और मारवाड़ के शासक थे, राजपूत शासक थे, मालदेव राठौर। मालदेव राठौर जोधपुर के निकट, क्या कहते हैं, दोनों सेनाएं आपस में टकराती हैं, भयंकर युद्ध होता है। उधर से वो खूब सारी सेना लेकर के आता है ना, उधर से ये सेना अपनी भेजते हैं। तगड़ा युद्ध होता है, हारेंगे यही, मालदेव की पराजय होती है। यहाँ पर मालदेव के 2 जनरल्स होते हैं, जयता और कुंपा। इनको बहुत कुछ ही लोग थे, इनको कह दिया कि तुम लोग इनको संभालो, हम जा रहे हैं। इनकी जिम्मेदारी लगा दिया, ये लोग बेचारे जान रहे थे मरी जाएंगे, इतनी बड़ी सेना के साथ तोप के सामने खड़े हो गए थे, और वो अपना मालदेव भाग रहे थे। ये पूरी सेना को कंट्रोल कर रहे थे, मारे गए सब सिंह बेचारे सीधे साधे। और उसके बाद में ये तो भाग गए यहाँ से। शेर शाह ने यहाँ पर खबस खान को यहाँ का मारवाड़ का गवर्नर बना दिया। खबस खान को मारवाड़ का गवर्नर, जहाँ पर कब्जा कर रहा है वहां पर अपना गवर्नर बैठा दे रहा है। अजमेर से माउंट आबू तक का पूरा ये रीजन आता। अब बहुत युद्ध जीत लिए ये, है ना। अच्छा, इसने एक किला भी बनवाया था, किला एक कुन्हा, दिल्ली में, ठीक है, पुराना किला के अंदर। और एक बिल्डिंग है, अष्टभुजीय बिल्डिंग, शेर मंडल, उसका निर्माण करवाया था। क्या क्या, शेर मंडल, ठीक है, ऑक्टागोनल है, और किला एक कुन्हा, ये सब पुराना किला में ही है। किला एक कुन्हा, शेर मंडल बाद में हुमायूं की लाइब्रेरी बनती है, वो जब आता है तो बनाता है। रोहतास गढ़ का किला,
प्रतापगढ़ का किला का निर्माण इसने कराया था। ये सब कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क भी थे जो इसने करवाए थे। इसके बारे में विवरण मिलता है तारीखे शेर शाही, मतलब हिस्ट्री ऑफ शेर शाह। तारीख ये क्या, इसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ, हवा से चल रहा है अब। बहुत सही, अपने आप हवा से, मैं ऊपर इसको घुमा रहा हूँ तो ये अपने आप चल रहा है। और ये बना क्या, ऐसा लग रहा है जैसे गांधी को मधुमक्खी काट ली हो और उल्टा मुंह करके चश्मा लगा के नीचे की तरफ देख रहे हो। ये अपने आप बना है, अपने आप बना है, हमने नहीं बनाया। अष्टकोणीय भवन तो नहीं बनने लग गया? पता नहीं सब, ये सब ऑटोमेटिक सब, ये सब भूत प्रेत ग्रह नक्षत्र सब काम करते रहते हैं काम। अरे ये फिर से आ गया। इसको रिमोट कंट्रोल किया हुआ है। नहीं नहीं, मैं ही हवा में इसको चला कर देख रहा हूँ। आप जस्ट चला रहे हो लेकिन चल अपने आप रहा है ना ये। हाँ चल तो अपने आप रहा है, चलो रुको आप एक माध्यम हो बस। अभी यहाँ पर किसी किसी को भूख अब लगी तो है। ये किल्विस लग रहा है, किल्विस, उल्टा किल्विस, नीचे की तरफ देख रहा हूँ। टाइम भी हो गया ना, काफी टाइम हो गया। भानुप्रभा तुम कर देखो रही हो देखो कलाकारी, बोला बदमाशी। राहुल सर ने बोला वही बात है सर, बिल्कुल। नहीं सर, भूख लग रही है, अब हो गया ना। देखो भूख लग रही है? ये कौन सा खाने का समय होता है, ये तो कोई खाने का समय ही नहीं है। सर खाने का समय नहीं है लेकिन नाश्ते जल्दी का जाना होगा ना समय सर, तो है इसलिए भूख ना। लगी होगी। एक हाँ, और अभी आवाज इनका आई। तो अभी 4 बड़े वाले बंद मक्खन, ठीक, आधा लीटर चाय इनका पीने का समय हो चुका है। भाई, बाप के लिए तो रे। सत्तू का समय हो गया, सत्तू का। नहीं नहीं, इतना इतना इसका रोज का है, सुबेरे सुबेरे। बाकी लोगों के लिए भले खाना लगे, लेकिन इसका तो ये नाश्ता ही है। आधा लीटर चाय। इतना सारा सर? इतना कहाँ, बस इतना बोलो, इतना बस बोलो, इतना सा। बस इतना सा, बस इतना सा। बस इतना सा, मात्र। ज्यादा नहीं है, ठीक है। 4 ही तो बंद है। कल पढ़ लेंगे सर, है ना? आज छोड़। अरे मार तो डालें शेर सासुरी को, कितना मार डालें, इनको मार डालते हैं, काहे इसको जिंदा रखें। वो भानु जी भूख से अरे मर जाएगी। अच्छा रहने दो, तुम जाओ। ये देखो फिर से वही चित्र बन रहा है, वही पीछे वाला फिर से बन रहा है, यानी मीठा नहीं है और किसी ये से अपने, गलती हो रहा है नहीं नहीं, ये हमारा हाथ घूम रहा है तब ये लिख रहा है, ऐसे नहीं लिख रहा है। सर। जैसे ये मैं नितिन मैम को भी सर मैसेज किए, इसे भी भूख लगी है। अच्छा ठीक है, जाओ यार तुम किसको? लोग, नहीं तो बेहोश हो जाओगे, है ना। और उनकी खुशबू चिड़िया भी बोल रही है। हाँ हाँ सर। चक्कर खा के गिर जाएंगे नहीं तो सभी क्लास